हेलो फ्रेंड्स। तो हिस्टोरियोग्राफी के आज के लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं कि इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में किस तरीके से हिस्ट्री राइटिंग होती है और इसमें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का क्या असर हुआ। पिछले वीडियोस में हमने आपसे जो जो चीज़ें बताई थी, जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, उनके बारे में थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेता हूँ। ठीक है। पहला टॉपिक या फिर हमारा पहला कंसर्न था, वो था आपका अर्ली पीरियड की हिस्टोरियोग्राफी, या हम कह सकते हैं अर्ली पीरियड का एंशिएंट इंडिया का लिटरेचर। इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था मिडवेल हिस्टोरियोग्राफी। इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से टाइम में कौन कौन से हमें राइटर्स के किताबें हमने पढ़ी थी, वो हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे दिल्ली सल्तनत में अलग, मुग़ल टाइम में अलग। ठीक। फिर इसके बाद हमने कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ा था। एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से कैसे उन्होंने हमारी हिस्ट्री को पहली बार लिखना चालू किया, और उसके रिएक्शन में नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी डेवलप हुई। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। राइट। अब हमारा कॉज ऑफ कंसर्न रहने वाला है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। जब हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है कि हमें यह समझना होगा कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हिस्टोरियोग्राफी रही है इन सभी से, खासकर इन दोनों से। क्यों? क्योंकि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी सिर्फ पॉलिटिकल कंसीडरेशन और रूलर्स के बारे में नहीं बताता है, बल्कि इकोनॉमिक और इसका सोसाइटी पे इसका क्या असरात हुआ उसके बारे में भी हमें जानने को मिलता है। तो हम आज के हमारे टॉपिक ये रहेगा कि इसकी शुरुआत यानी बिगनिंग कैसे होती है, फिर इसमें डी कोसाम्बी के आने से और इसमें पैराडिज्म शिफ्ट क्या लाते हैं डी कोसाम्बी। उसके अलावा हम फ्यूडलिज्म के डिबेट को भी हम एक बार देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे। इंडियन नेशनलिज्म के बारे में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कैसे लिखी गई है। इसके अलावा इंडियन रिनाइंसा के बारे में हिस्ट्री कैसे रही है, और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंदर में कौन कौन से ट्रेंड विकसित हुए हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें मार्क्सिज्म की, तो मार्क्सिज्म का मतलब होता है कि ये एक ऐसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि जो पीजेंट्स होते हैं या फिर जो समाज के जो निचले तबके के लोग होते हैं, उनके इंटरेस्ट को ये आगे लेके चलता है। बेसिकली ये आइडियोलॉजी जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी पे बेस्ड है और उससे इवॉल्व हुई है विद डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ कोर्स। तो इंडिया में जब ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप होती है तो उसी के साथ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी डेवलप होती है। तो इसीलिए इनका जो सोचने का तरीका होता है, इनका जो हिस्ट्री को देखने का नज़रिया होता है, वो बाकी लोगों से अलग होता है। और देखा जाए तो अब तक की जितनी हिस्टोरियोग्राफी रही उसमें सबसे ज़्यादा अगर रिवोल्यूशनरी हिस्टोरियोग्राफिकल स्टाइल या मेथोडोलॉजी डेवलप हुई है वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी रही। उसके बाद की चीज़ें क्या हुई वो तो हम बताएंगे ही। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो
2 किताबें ज़िक्र आता है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बिगनिंग की शुरुआत आती है, जिसमें रजनी पाम दत्त की जो किताब है इंडिया टुडे, लेट मी हाईलाइट दिस, इंडिया टुडे बाय रजनी पाम दत्त, और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बाय A.R. देसाई. India Today was originally written for the famous Left Book Club in England and was published by Victor Gollancz in 1940. तो ये जो किताब थी, ये विक्टर गोलांस ने 1940 में इसे पब्लिश करवाया था इंग्लैंड में, लेकिन क्या होता है इसका इस इंडियन एडिशन जो होता है वो 1947 में पब्लिश होता है. इसका नया एडिशन जो है 1970 में आता है, और इसके जो ऑथर थे वो इसकी कमियों से बखूबी वाकिफ़ थे. तो ये हमारी थी पहली बिगनिंग. इसका जो इसमें जो चीज़ है, ये इट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स अंडर द कॉलोनियल रूल. तो जो औपनिवेशिक शासन रहा भारत में, उसका सोसाइटी, इकोनॉमी और यहाँ की राजनीति पे क्या असर पड़ा, ये उसके उस चीज़ को कवर करती है, वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है. यहाँ पे मार्क्सिस्ट एनालिसिस को अप्लाई करती है, और उसके कॉलोनियल रूल के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे इकोनॉमी हो गया, पीजेंट्री की जो भी समस्या थी, और नेशनल मूवमेंट को कैसे इन्होंने देखा उसके बारे में, और इसके अलावा कम्युनल प्रॉब्लम कैसे डेवलप हुई, वो भी इसमें दिया गया है. फिर इसकी जो चीज़ आती है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी रही हैं. तो लिमिटेशंस क्या रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा सोर्स फुल नहीं था, मतलब ये बहुत लिमिटेड सोर्स के बेसिस पे था, और इसमें बहुत ज़्यादा हमें जानकारी मिलती नहीं है. और इसलिए दत्त स्क्वायरली होल्ड्स कॉलोनियलिज्म एंड कैपिटलिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी ऑफ कंट्री. ये इन्होंने एक तरीके से जनरलाइज चीज़ों को कर दिया है कि हालांकि ये बात गलत नहीं है, लेकिन हर जगह हर जगह के जो रीजनल वेरिएशंस होते हैं उनको इन्होंने कंसीडर अपने उसमें किया नहीं है. फिर इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि दत्त जो थे वो पूरे औपनिवेशिक शासन को 3 फेजेस में डिवाइड करती है. पहला होता है मर्चेंटाइल फेज या मर्चेंट कैपिटल जिसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में. फिर दूसरा आता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, डोमिनेशन बाय इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म. और तीसरा आता है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म. तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, इसका एक सबसे बड़ा कोर होता है कि ये हमेशा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में आता है. जहाँ जहाँ कैपिटलिज्म है उसका अपोज करने के लिए मार्क्सिस्ट रहेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. मर्चेंट कैपिटलिज्म की खास बात ये है कि यहाँ पे जो भारत में जो भी व्यापार होते हैं उस पर पूरी तरह से मोनोपोलिस्टिक होल्ड जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा है. और ये चीज़ हमें 18वीं सदी के अगले सेकेंड हाफ में पता चल जाता है, जिसमें वो किस तरीके से बंगाल की लूट खसोट करते हैं, प्लासी की किस तरीके से उसको बर्बाद करते हैं, यहाँ के संसाधनों को किस तरीके से कब्ज़ा करते हैं. तो ये चीज़ थी जो कि, लेकिन मर्केंटाइल फेज़ की बात अगर मैं करता हूँ, मर्चेंट कैपिटलिज्म की या मर्केंटाइल फेज़ की अगर बात करते हैं, तो इसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि इसकी एक आइडियोलॉजी होती है मर्चेंट कैपिटलिज्म की, और वो ये होती है कि
अगर हमें अपना फ़ायदा करना है तो दूसरों का नुकसान करना होगा। यानी कि अगर हमें ग्रो करना है तो सामने वाला जो है उसको डाउन जाना होगा। ये मर्चेंट कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी और इसी को लेके ये लोग आगे बढ़ते थे। फिर इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की खास बात ये थी कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे इसमें एक चीज़ ये होती है कि अंग्रेज़ों की ये नीति रही कि जो उनके लंकाशायर और लंदन की जितनी भी इंडस्ट्री थी, वो जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती थी उनको अपने कॉलोनी में, यानी जैसे इंडिया है, वहाँ के फैक्ट्री के प्रोडक्ट जो थे वो इंडिया में बेचते थे। और इंडिया से क्या एक्सपोर्ट करते थे? रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट अपने फैक्ट्री के लिए करते थे और अपने फैक्ट्री में बनाए हुए फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में बेचते थे। तो इस फेज़ को कहते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। और एक तीसरा फेज़ आता है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले जो इंडियन रुपीज़ है इसको मैनिपुलेट करते थे, इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करते थे। और यहाँ से फिर वो यहाँ पे करेंसी मैनिपुलेशन जब ये करते थे तो इससे क्या होता था कि इससे इनके फेवर में कई बार ट्रेड होता था। और जो इनके होम चार्जेस होते थे या फिर जो भी इनके मतलब युद्ध होते थे उनको फंड करने में इन्हें मदद मिलती थी। तो ये सारे चीज़ें के बारे में आरपी रजनीकांत दत्त ने अपनी किताब में इसका अच्छे से जिक्र किया है, इंडिया टुडे में। जो दूसरा कंसर्न था वो भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर था दत्त का। 1857 के रिवोल्ट के बारे में इनका ये मानना था कि इसका जो कैरेक्टर और लीडरशिप का था, लीडरशिप जो थी और इसके जो विद्रोह का कैरेक्टर था वो ओल्ड कंजर्वेटिव और फ्यूडल प्रोटेक्टोरेट, मतलब फ्यूडल थे, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा हटाए गए थे। और इनका कोई मकसद नहीं रहा कि वो भारत में मॉडर्न चीज़ों को मतलब मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करें। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के मामले में इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो थी वो इंडियन मिडिल क्लास के हित को ध्यान में रखकर इस्टेब्लिश की गई थी। और ये एक सेफ्टी वॉल की तरह होता था। मतलब सेफ्टी वॉल का कंसेप्ट ये था कि जो भारतीयों के अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा था अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से, तो उस गुस्से को निकालने का जो ज़रिया था वो एक सेफ्टी वॉल था। और उस गुस्से कैसे निकलेगा? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस निकलेगा। उसकी फाउंडेशन इन्होंने 1885 में कर दी। तो इन्होंने अपने उस किताब में ये कहा है कि द नेशनल कांग्रेस वॉज फैक्ट इन ब्रॉट इन टू द being through initiative under the guidance of direct British government policy on plans secretly pre-arranged with the viceroy as intended with the weapon for safeguarding British rule against the rising forces of popular unrest and anti-British feeling। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीयों के अंदर खासकर निचले और मध्य वर्ग के अंदर एक जो डिसकंटेंट और एक नाराज़गी बढ़ रही थी, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस की मदद से चूँकि वो रहेगी तो उसके कंसर्न को भारतीय मध्य वर्ग जो है वो एब्जॉर्व करेगा और उससे अंग्रेज़ों के सामने पेश करेगा। अंग्रेज़ अपने हिसाब से फिर उन्हें क्या देना है क्या नहीं उसकी लॉलीपॉप लोगों को देते रहेंगे। और इस तरह से उनका जो कंसर्न है, उनका जो भी
गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा। ये एक तरीके की चाल थी जिससे कि कांग्रेस इस चाल का एक अहम हिस्सा थी, एक अहम टूल था। और वो ये मानते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि 1905 के बाद जो भारतीयों में जो एक नेशनल मूवमेंट जो होता है उसमें मास पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन इसकी जो लीडरशिप थी वो प्रॉपर्टी क्लास और मध्य वर्ग के हाथ में हमेशा रही है। इस वजह से क्या होता है कि सही मायने में कभी भी एक सर्वहारा की क्रांति कभी भारत में हो ही नहीं पाई, क्योंकि मार्क्सिज्म का एक कोर फिलॉसफी होता है जिसे हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग की क्रांति या सर्वहारा वर्ग का तानाशाही और सर्वहारा वर्ग की क्रांति, यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ प्रोलेटेरिएट। इनका ये मानना था कि जिस कॉमरेड के हाथ में खून नहीं है वो कम्युनिस्ट या वो मार्क्सिस्ट हुआ ही नहीं, वो सच्चा मार्क्सिस्ट है ही नहीं। तो यही चीज़ ये अपने उसमें साबित करना चाहते हैं। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे कि इनका कहना है कि 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने पूरे पीक पर था, अपने पूरे शबाब पे था, तो गांधी जी ने चौरी चौरा कांड का बहाना बनाते हुए इसे वापस ले लिया। उसी तरह का बैकआउट मूवमेंट 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी होता है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी सडन रिकॉल की बात की गई कि जब ये अपने पूरे सफलता के साथ पूरे भारत में सब लोगों के जोड़े हुए था, फिर न जाने गांधी जी क्यों इसको वापस ले लिए। तो इनका मानना था कि ये इसलिए किए चूँकि ये इससे मास पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था और मास पार्टिसिपेशन अब हिंसा करने पे आ रही थी, तो इस चीज़ से बचने के लिए गांधी जी कर रहे थे। क्योंकि अगर हिंसा करने पे आती तो जो मध्य वर्ग है उसके जो भी इंटरेस्ट थे, उसके जो भी यहाँ पे फ़ायदे थे उसको हर्ट होते। तो ऐसा वो नहीं चाहते थे गांधी जी, और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और यही मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एक फाउंडेशनल स्टेटमेंट रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। वही A.R. देसाई की जो किताब है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की अगर मैं बात करूं, तो ये भी लगभग इसकी पहली पब्लिकेशन हमें 1948 में देखने को मिलती है। और सुमित सरकार के शब्दों में अगर बात करें तो जो कि इसका लेटेस्ट एडिशन लाते हैं, ये कहते हैं फॉर 50 years इट हैज़ सर्व जनरेशन ऑफ स्टूडेंट ऑल ओवर द कंट्री एज इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब इस किताब के बारे में बड़ाई करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अपने इसमें किताब में देसाई कहते हैं कि राजा राम मोहन राय और उसके जो भी सपोर्टर थे वो पॉइनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन्हें कंसीडर करते हैं। और ये फेज़ जो है ये 1885 तक चलता है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। और ये वाला जो फेज़ है ये 1905 तक चलता है जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है। इस टाइम तक क्या होता है कि यहाँ पे बुर्जुआ वर्ग का विकास होता है, और इस तरह से हमारा जो एक शिक्षा का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, वो एक बुर्जुआ वर्ग को ध्यान में रख के होता है। तुम कुल मिला के इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो रेनेसां और धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं वो काफ़ी हद तक एक बुर्जुआ वर्ग के द्वारा, यानी कि एक मिडिल क्लास के द्वारा किया गया है। और इससे हमारे यहाँ पे भी जो 1885 तक जो डेवलपमेंट हुए हैं
वो बेसिकली इन्हीं वर्ग को ध्यान में रख कर हुए हैं। और 1885 में जो कांग्रेस आई भी है, उसमें भी ज़्यादातर लोग बुर्जुआ वर्ग ही थे, और 1905 तक इनका फेज चलता है, जिसमें कि इनकी सारी कोशिश रहती है कि अंग्रेज़ों के सामने मिन्नत मान के कुछ न कुछ पॉलिटिकल कुछ फ़ायदे लिए जाएं। थर्ड फेज़ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 से 18 तक ये मानते हैं, और इस फेज़ में ये मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा था। और यहाँ पे क्या था कि एक इसका जो सोशल बेस था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होते जा रहा था, और यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास आ रहे थे। जो फोर्थ फेज़ होता है, जो कि 1918 से चलता है और 1934 तक चलता है, इसमें सोशल बेस जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे जो है अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सब कोई आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो लीडरशिप रहती है वो कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में ही रहती है। तो ये भी लगभग वही बात कहते हैं कि मतलब भारत में जो भी नेशनल मूवमेंट रहता है वो मेनली चूँकि प्रॉपर्टी क्लास के हाथ में रहती है, अमीर वर्ग के हाथ में रहती है, तो वो चाहते नहीं है कि वो गरीबों का कुछ फ़ायदा हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तरीके से फाउंडेशन वर्क तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का ये हो गया है। अब हम देखते हैं कि डी.डी. गोस्वामी जब आते हैं तो वो अपने वो क्या लाते हैं अलग, और उनकी वजह से क्या शिफ्ट आता है पैराडिज्म में। रोमिला थापर ये कहती हैं कि डी.डी. गोस्वामी के इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन से यहाँ पे एक पैराडिज्म शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो इनकी जो किताब है, मतलब इनके जो काम है, इसकी हम तुलना कर सकते हैं जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ की किताबों से, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में जो काम और जो पैराडिज्म शिफ्ट जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ ने किया, जो लाया, कुछ वैसा ही ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में डी.डी. गोस्वामी को मानते हैं। तो ये है। तो कोसाम्बी का जो इतिहास के ऊपर जो व्यू था वो पूरी तरह से अलग था। उनके हिसाब से जो मिल का जो रिलीजियस पैराडिज्म था और स्मिथ का जो क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ डायनेस्टी था, इनकी कोई अहमियत ही नहीं, यानी ये मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। वो कहते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है, उनके हिसाब से अगर बात करें, हमारा जो हिस्ट्री है ये एज द प्रेजेंटेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव डेवलपमेंट इन द मीन्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उसके मीन्स के ऊपर डिपेंडेंट उसका क्रोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा वो और कहते हैं कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ हिस्ट्री इन क्लास सोसाइटी मीन्स एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ क्लास ऑन टॉप एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। मतलब कि जो इतिहास का सही आकलन और सही तरीके से एनालिसिस है, वो हमें ये जानने के लिए करना चाहिए कि जो टॉप क्लास है, मतलब जो अपर क्लास है और लोअर क्लास है, उनके बीच का जो इंटरेस्ट है, उनके बीच का जो मतलब जो भी उनके फ़ायदे की बातें हैं, उनके बीच में कोई अंतर क्या है और कितना है। इसका मतलब ये है कि इट मीन्स द कंसिडरेशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच इमर्जेंट क्लास हैज समथिंग न्यू टू कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग द राइज ऑफ पावर and on the stage where it turn or will turn to reaction in order to prevent its vested interest। तो कुल मिला के मतलब ये है कि हिस्ट्री इज़ द अंडरस्टैंडिंग
एंड एनालिसिस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अपर क्लास एंड लोअर क्लास, ये चीज़ है। और इस चीज़ को, इस अप्रोच को वो कहते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जिसे कार्ल मार्क्स ने भी सपोर्ट किया है। अब डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है? तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, हालांकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन फिर भी इसमें दिया है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्क्स ये कहते हैं कि जो सोसाइटी में चेंज होता है, सोसाइटी में जो चेंज होता है वो तभी आता है जब क्लासेस के बीच में क्लैश होते हैं। यानी कि जब दो क्लास, यानी कि अपर क्लास और लोअर क्लास, ये दोनों आमने सामने आते हैं और इनके बीच में जब क्लैश होता है और इस क्लैश के बाद जो एक नया चेंज होता है, वही चेंज जो है वो सोशल चेंज होता है। और यही चेंज जो है, यही सोशल चेंज जो है वो आगे चल के इकोनॉमिक चेंज और पॉलिटिकल चेंज का भी रूप लेता है। ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स की जो ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो इन्हीं के देश के एक और जर्मन फिलोसोफर थे, फ्रेडरिक एंजल्स, उनसे बेस्ड थी, जिनका नाम था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। खैर, तो उनके इस जो डी.डी. कोसाम्बी थे, इस मामले में बिल्कुल इस चीज़ पे हालांकि वो गए नहीं, और वो इस मामले में काफ़ी लचीले भी थे। इस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि मार्क्सिज्म इज़ फार फ्रॉम द इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म विच इट्स अपोनेंट्स सो ऑफन टेक इट टू बी। मतलब ये कहते हैं कि जो मार्क्सवाद है वो सिर्फ आर्थिक नियतिवाद नहीं है, जैसा कि इसके विपक्षी कहते हैं। ही फर्दर असर्ट दैट एडॉप्शन ऑफ मार्क्स thesis does not mean blind repetition of all his conclusion. He instead considered Marxism as a method which could usefully applied for the study of Indian society or history. तो मार्क्स के जो आइडियोलॉजी है, मार्क्स की जो चीज़ें हैं, कंक्लूज़न है, उसको ब्लाइंडली फॉलो और उसका ब्लाइंडली रिपीटेशन करने के बजाय हमें उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि जो भारत में जो समाज है और उसका जो इतिहास है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो कोसाम्बीज नॉन डॉगमेटिक अप्रोच टू हिस्ट्री इज क्लियर व्हेन ही रिजेक्टेड टू की मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट, द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड स्लेवरी। क्योंकि जो वेस्ट में मार्क्सिज्म डेवलप हुआ था, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था और जो सबसे मतलब डिस्टिंक्टिव फैक्टर था वो था स्लेवरी और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन पे तो हम आते हैं। स्लेवरी का सीन ये था कि वहाँ पे साफ साफ दिखता था कि यूरोपियन सोसाइटी में या वेस्ट में स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, जबकि इंडिया में स्लेवरी थी या नहीं थी ये हम कह नहीं सकते। तो अकॉर्डिंग टू हिम इट वुड बी मोर रिवॉर्डिंग टू व्यू द अर्ली इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइब टू कास्ट। ही आर्ग्यूज दैट प्री क्लास सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इनटू ट्राइब्स। उनका मानना था कि जो क्लासलेस सोसाइटी थी वो पहले कबीलों के रूप में थी, आदिवासी कबीलों के रूप में। फिर ये ट्राइब जो है वो छोटे छोटे लोकलाइज कम्युनिटी का शक्ल लेते गए और ये ट्राइब्समैन फिर बाद में एक जो है एक स्टेट का शक्ल लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि द इंटायर कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री शोज ट्राइबल एलिमेंट्स बीइंग फ्यूज्ड इनटू जनरल सोसाइटी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें समझना होगा कि वो ये कहते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो
भारतीय इतिहास का पूरा जो इसका कोर्स रहा है, इंटायर इंडियन हिस्ट्री, वो हमें ये समझने में ये समझाता है कि जो हमारा ट्राइबल सोसाइटी रहा है वो धीरे धीरे करके वो एक जनरल सोसाइटी का हिस्सा बन गया है। ठीक। कोसाम्बी ट्राइड टू रिलेट इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल प्रोडक्शन विद प्रिवेलिंग सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। Thus, according to him, teachings of Bhagavad Gita can be understood only with reference to feudal society in which it originated. It therefore preaches the ideology of the ruling class, which emphasizes the chain of personal loyalty which binds retainer to chief, tenants to lord and baron to king or emperor. मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो भागवत गीता था या भागवत गीता के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो एक तरीके से सामंतवाद को सपोर्ट करती है। और सामंतवाद में ये था, एक चेन के तौर पे था कि जो श्रमिक वर्ग थे वो वहाँ के लोकल रूलर्स के मतलब जो लोकल रूलिंग क्लास या एडमिनिस्ट्रेशन चीफ था वो उसके प्रति वफादार थे। जो चीफ था वो टीनेंट के प्रति, और जो टीनेंट था लॉर्ड के प्रति, लॉर्ड बैरन के प्रति, और बैरन किंग के प्रति, और किंग एम्परर के प्रति। तो ये सब चीज़ें था। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट डेवलप होता है यहाँ पे जो भक्ति का जो कॉन्सेप्ट देता है वो स्वामी भक्ति का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, अपने जो भी शासक वर्ग है उसके प्रति स्वामी भक्त रहना। अब हम आते हैं सामंतवाद के। सामंतवाद पे हमने चर्चा कर ही ली है, तो सामंतवाद के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। फ्यूडलिज्म डिबेट। तो फ्यूडलिज्म डिबेट में जो हमने बताया कि डी कोसाम्बी ने जो कहा था वो कार्ल मार्क्स के खुद के जो स्टेटमेंट थे उसके खिलाफ चीज़ें गई थी कि इंडियन सोसाइटी जो थी वो उस तरीके का सामंतवाद, उस तरीके का फ्यूडलिज्म विटनेस ही नहीं की थी जैसा कि यूरोप में हुआ था। और वो खुद रिजेक्ट करते हैं कि जो भारत मतलब यहाँ पे एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वैसा नहीं था जैसा वो अप्लाई करना चाह रहे थे। हालांकि वो ये मानते थे कि देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया इवन दो ही कंसीव्ड इट डिफरेंटली। तो ये सारी चीज़ें डी कोसाम्बी का मानना था कि भारत में सामंतवाद था लेकिन अलग था। जैसे कि यूरोप में जो था मैनोरियल सिस्टम एग्जिस्ट करता था, फिर डिमेंसिंग फार्मिंग और सर्फडम चीज़ें थी जो कि भारत में पाई नहीं जाती। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ का सामंतवाद अलग तो था। कोसाम्बी की जो ये चीज़ थी इसको फॉलो किया था आर.एस. शर्मा ने इंडियन फ्यूडलिज्म नाम की एक किताब में। उसमें वो कहते हैं कि देयर वॉज अ डिक्लाइन इन ट्रेड एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स टू स्टेट ऑफिशियल इन ल्यू ऑफ सैलरी एंड टू द ब्राह्मण्स एज चैरिटी ऑफ रिचुअल ऑफरिंग्स टू पोस्ट गुप्ता पीरियड। यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये कहते हैं कि जो व्यापार था और सिक्कों की जो सिक्के थे उसकी कमी आ गई थी और यहाँ पे लैंड ग्रांट्स बढ़ोतरी हो गई थी। और ये चीज़ ले गई कि यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड हो गए। यहाँ पे हर चीज़ लगभग वेस्ट के फ्यूडलिज्म से मेल खाती थी, जैसे सर्फडम हो गया, मैनर, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आर.एस. शर्मा ने कहा कि द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म वॉज द इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन पीजेंट्री ऑन द इंटरमीडियरीज हु रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड फ्रॉम स्टेट एंड एंजॉय ज्यूरिडिकल राइट ओवर देम। यानी कि ये कहते हैं कि जो इंडियन पीजेंट्री को जो लैंड ग्रांट्स मिलते थे वो एक तरीके से अपने ज़मीन पे ज्यूरिडिकल राइट्स भी मिलते थे उनको। मतलब उनको जो ज़मीन का टुकड़ा मिलता था वो चाहे उस पर जो भी चाहे वो करें, उस पर उसका पूरा अधिकार था। यानी कि एक तरीके से ज़मीन की जो उपज होती थी वो अपने मर्जी से
उस उपज को यूज़ कर सकते थे। यूरोप में ये था कि जो वहाँ पे सामंतवाद डेवलप हुआ था, वहाँ पे जो काश्तकार थे, जो पीजेंट थे, टीनेंट थे, तो उन्हें ये अधिकार तो था, उन्हें ज़मीन तो मिलती थी, लेकिन उन ज़मीन से जो भी उपज होता था वो अपने ऊपर वाले मालिक को दिया जाता था। जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे मालिक तो था, लेकिन उसको कुछ हिस्सा दिया जाता था, उसके अलावा सारी चीज़ें उसके पास ही रहती थी। वो कितना हिस्सा देगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता था। मतलब कितना स्वामी भक्त था और कितना वो उसके प्रति वफादार था, वो उसके ऊपर डिपेंड करता था कि उसको कितना देगा। तो ये अपने चीज़ों इसके बारे में बताते हैं। फिर रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, राइज ऑफ टाउन्स, फ्लाइट ऑफ पीजेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी वर कंसिडर टू बी द मेन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। इनके हिसाब से बात करें तो जो भारत में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था उसका रिवाइवल होना, फिर नए नगर राज्यों का विकास होना, और वहाँ से काश्तकारों का वापस शहर की तरफ आना, और मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकसित होना, इस तरह की चीज़ें से यहाँ पे सामंतवाद घट गया। ये जो इनका जो व्यू था वो काफ़ी विवादास्पद रहा, और इस पर क्वेश्चन उठाया गया, और इस पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाया गया वो था उन्होंने हरबंस मुखिया ने उठाया। उनकी जो किताब थी वॉज देयर अ फ्यूडलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि 1981 में थी, वो ये कहते हैं कि कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट हमें ये बताता नहीं है कि उस समय कोई फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता था। एग्जिस्ट करता भी होगा तो उसका कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं था। इट इज़ बिकॉज फ्यूडलिज्म वॉज नॉट अ वर्ड सिस्टम, ठीक है, क्योंकि फ्यूडलिज्म वर्ड सिस्टम के अंतर्गत था ही नहीं। तो ये चीज़ें थी। तो मुखिया जी कहते थे कि फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता था, नहीं करता था हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। और RS शर्मा कहते थे कि था। मुखिया डिफाइंस फ्यूडलिज्म एज द स्ट्रक्चर डिपेंडेंस ऑफ द इंटायर पीजेंट्री ऑफ द लॉर्ड्स such as Western Europe between the 5th and 6th century and 15th century। तो वहाँ पे जो फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ था वो एक क्लासिकल फ्यूडलिज्म का एग्जाम्पल था, जबकि यहाँ पे हमें कोई ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। वो कहते हैं फ्यूडलिज्म के डिस्क्राइब के बारे में कि वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमी जो डेवलप होती है वो बेसिकली होती है स्लेव बेस्ड सिस्टम के ऊपर, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे, और जो कैपिटलिस्ट फार्मर क्लास थे उनको एक पैसा प्रोवाइड करते थे। जबकि वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हमें देखने को ही नहीं मिलती। यहाँ पे ऐसी चीज़ थी कि यहाँ पे तो हमें सबसे पहले यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे स्लेव थे नहीं थे। इसके अलावा ये भी मुश्किल चीज़ है कि यहाँ पे जब स्लेव रहे भी होंगे तो उनका अपने मालिक से कैसा रिलेशन रहा होगा, और कितना परसेंट तो उन्हें देना था, नहीं देना था, ये सब इस काश्तकार के ऊपर डिपेंड करता था। तो ये सारी चीज़ें हमें दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि जो RS शर्मा और हरबंस मुखिया का चीज़ था। इसके अलावा एक और नाम आता है इरफान हबीब का। वो कहते हैं वो एक और सिग्निफिकेंट एलिमेंट के बारे में हमें डिस्क्राइब करते हैं, और वो होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन इन एनी सोशल फॉर्मेशन। वो कहते हैं कि although social formation of labor defines in particular mode of production, it cannot be considered as the sole determinant। वो कहते हैं फैक्टर मोड ऑफ प्रोडक्शन तो था, लेकिन इसको हम सोल पर्पस नहीं मान सकते। इसलिए वेज लेबर रिमेन्स द बेसिक फॉर्म ऑफ लेबर इन सोशलिज्म, बट दिस डज इंटाइटल अस टू आइडेंटिफाई द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मोड।
तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बर्टन स्टीन मुखिया को इस चीज़ के लिए तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी मसले को उठाया है, लेकिन वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जो उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो एक काफ़ी हद तक उनके अंदर इनएडिक्वेसी थी। उनके अनुसार जो एब्सेंस ऑफ सर्फडम था वो एक फ्यूडलिज़म इंडिया में था या नहीं, उसको हम बेसिस ही नहीं मान सकते। यानी कि यहाँ पे जो सर्फडम रहता था या नहीं रहता था, इससे हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि फ्यूडलिज़म इंडिया में था या नहीं था, क्योंकि ये डिपेंड करता है रीजन बाय रीजन में। तो इस तरह के जो नोशन थे वो इस टाइम पे हमें दिए गए हैं, जो कि फ्यूडलिज़म डिबेट से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर। हमने पहले ही बात कर लिया है कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में इंडियन नेशनलिज्म को लेके क्या सोच रहा है, ठीक है। जैसे हमने आर.पी. दत्त और ए.आर. देसाई के बारे में हमने बात कर लिया पहले ही कि इंडियन नेशनलिज्म कैसे रहा है और कैसे इनका चीज़ रहा है। बिपिन चंद्रा इस पे एक और आलोचना करते हैं। उनकी जो किताब थी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ पे ये कहते हैं कि even though he accepts that social relations exist independently in the ideas of men form of them, he feels that men's understanding of this relation is crucial to their तो ये सब चीज़ें ये कहते हैं कि चीज़ें सब इतनी आसान नहीं होती जितना दिखती हैं। विपिन चंद्रा कंक्लूड करते हैं कि जो डेवलप होता है हमारा नेशनल मूवमेंट, वो भले ही इंडियन मिडिल क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास ने डेवलप किया था, लेकिन इसमें हम ये इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने जो लोअर क्लास थे उनके मुद्दों को नहीं उठाया या उनके मुद्दों को इग्नोर किया। वो ये कहते हैं कि ये कहना सही, जनरलाइज करना बिल्कुल सही नहीं होगा कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो बहुत हद तक मतलब नॉन वायलेंस रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर रिवोल्यूशन का ट्रेंड नहीं था। ये कहते हैं कि इनफैक्ट हमने एक एग्जांपल सेट किया है कि बिना वायलेंस के भी हम एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं। तो ये सब विपिन चंद्रा का मानना था और इस तरीके से हम देखते हैं। तो यही सारी चीज़ें इनके वो कहे थे। फिर इंडियन रिनाइंसा के ऊपर भी मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे कैसे इनकी सोच रही है। तो सुशोभन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने सुशोभन सरकार जो थे वो पहले थे जो कहते थे कि सोशल, रिलीजियस, लिटरेरी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो चीज़ें होती थी उसका एनालिसिस अपनी किताब में करते हैं। 1946 में इन्होंने अपनी किताब लिखी थी नोट्स ऑफ बंगाल रिनाइंसा। इसमें ये बताते हैं कि मॉडर्न मूवमेंट अरोज बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, बुर्जियोस इकोनॉमी एंड मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर वॉज फर्स्ट फेल्ट इन बंगाल। तो बंगाल में इसलिए इसका विकास हुआ क्योंकि बंगाल में इसका सबसे पहला असर देखा गया, अंग्रेज़ों के जो भी गलत नीतियाँ थी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि चूँकि बंगाल में रिनाइंसा पहले डेवलप हुआ, इसीलिए बंगाल में नेशनलिज्म भी सबसे पहले डेवलप हुआ, वो ये कहते हैं। तो इसके अलावा हमें और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे वरुण डे की आर्टिकल है कॉलोनियल कंटेक्स्ट ऑफ बंगाल रिनाइंसा। इसके अलावा हमें और चीज़ देखने को मिलती है अशोक सेन की ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड हिज एल्यूसिव माइलस्टोन। सुमित सरकार अपने आर्टिकल में राम मोहन राय और ब्रेक के बारे में कहते हैं, राम मोहन राय एंड ब्रेक विद द पास्ट, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ यंग बंगाल इसमें कहते हैं, और रेडिकलिज्म ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इसके बारे में भी बात करते हैं। के.एन. पणिक्कर जो है वो कल्चरल आइडियोलॉजी एंड हेजोमोनिक में इसकी जिक्र करते हैं।
इसके अलावा अगर हम और कुछ अन्य ट्रेड के बारे में बात करें तो इसमें कुछ अन्य हिस्टोरियन के नाम आते हैं, जैसे आर एस शर्मा हो गए, रोमिला थाप हो गए, डी एन झा हो गए, बी डी चट्टोपाध्याय हो गए, कुमकुम राय हो गए। इनका जो अंडरस्टैंडिंग है, इनका जो हिस्टोरियोग्राफी में इनका जो काम है, जैसे आर एस शर्मा की जो मैंने किताब बताई थी इंडियन फ्यूडलिज्म, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी एक और किताब है जो शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया, जो कि यहाँ पे जो लोअर सोसाइटीज़ है, लोअर क्लास है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम है। इसके अलावा वुमेन के ऊपर भी लाइट एंड अर्ली इंडियन सोसाइटी के ऊपर काम है, और मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया और अर्बन डीके इन इंडिया, ये सब आर एस शर्मा के काम है। रोमिला थापर के काम की बात करें तो अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज हो गए, एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री फ्रॉम लाइनेज टू स्टेट, इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया, तो ये रोमिला थापर हो गई। मिडवल हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो नूरुल हुसैन, सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, अतहर अली कुछ प्रमुख हैं। जैसे इरफान हबीब की बात करते हैं तो द एग्रीगेट सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया हो गया। अपनी किताब में इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से बेसिक कंट्राडिक्शन को देखते हुए भी एक सेंट्रलाइज स्टेट, रूलिंग क्लास और पीजेंट्री के बीच में कैसा संबंध रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक और किताब है एटलस ऑन मुगल एम्पायर, और एक और है कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अलावा और कुछ हमें हिस्ट्री को देखना, कास्ट मनी इन इंडियन हिस्ट्री, इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री, एसेज इन इंडियन हिस्ट्री टुवर्ड्स द मार्क्सिस्ट परसेप्शन, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हमें आज के वीडियो में देखा कि किस तरीके से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भारत में डेवलप होती है। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो एक, वैसे तो पिछला टॉपिक था लेकिन हम उसमें डिस्कस नहीं कर पाए, तो हम ये इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि भारत में कम्युनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या रही है और उसने भारत की हिस्ट्री राइटिंग में जो कम्युनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड।